स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करते हैं स्टोक्स लॉ की। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हमारा जो विस्कोसिटी है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, या विस्कस फोर्स क्या होता है, या क्यों वो जनरेट होता है जब रिलेटिव मोशन देखा जाता है डिफरेंट लेयर्स के बीच में, कि कुछ लेयर्स जो है वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, कुछ लेयर्स कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, या एक लेयर दूसरी लेयर पे कुछ फोर्स लगा रही है और दूसरी लेयर जो तीसरी लेयर है उस पर कुछ फोर्स लगा रही है। तो जब एक इंटरनल ऑपोजिशन क्रिएट हो जाती है तो उस इंटरनल ऑपोजिशन को हम लोग जो नाम देते हैं दैट इज रेफर टू एज विस्कोसिटी। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्टोक्स लॉ क्या है। स्टोक्स लॉ कहता है कि मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, जिस बॉडी को मैंने जो बॉडी जो है वो एक विस्कस मीडियम में मूव कर रही है, या विस्कस मीडियम से वो मूव कर रही है जो कि रेस्ट पर है। मेरा मीडियम रेस्ट पर है पर मेरी जो बॉल है वो मूव कर रही है। कहता है कंसीडर अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी मूविंग थ्रू विस्कस मीडियम। एक मेरे पास स्फेरिकल बॉडी है, वो एक विस्कस मीडियम में से जो है वो मूव कर रही है, एंड द लेयर जो लेयर्स इस बॉडी को टच कर रही हैं, या जो उसके पास वाली लेयर्स हैं, वो अगर आप देखो तो वो तो अफेक्ट हो रही हैं। अगर मैं इस बॉडी में, इस स्फेरिकल बॉडी की यहाँ पर बच्चों बात कर रही हूँ, जो लेयर्स इसके पास हैं वो लेयर्स तो अफेक्ट हो रही हैं, बट जो लेयर्स दूर हैं उन पर किसी भी तरीके का अफेक्ट नहीं है। द लेयर्स which are touching the body or which are very close to body are affected, but the layers which are at some distance, जो लेयर्स दूर हैं, जो लेयर्स जो है वो कुछ डिस्टेंस पर हैं, वो रेस्ट पर ही है, वो रुकी हुई हैं, क्योंकि जो बॉडी जहां पर मूव कर रही है वो अपनी आसपास वाली कुछ डिस्टेंस तक अपने आसपास वाली कुछ लेयर्स को अफेक्ट कर रही है, बट जो लेयर्स दूर प्रेजेंट है वो अफेक्ट वहां पर नहीं हो रही, दे आरंट अफेक्टेड। तो इस अफेक्शन की वजह से भी कुछ लेयर्स तो अफेक्ट हो रही हैं, कुछ लेयर्स एज सच है। एक रिलेटिव मोशन जो है वो कॉज होता है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, ड्यू टू विच देयर एग्जिस्ट अ रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स एंड विच रिजल्ट इन द विस्कस फोर्स और अ बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो इस बॉल की मूवमेंट को कहीं ना कहीं अपोज कर रहा है, which is known as the backward dragging force or the same concept the viscous force। बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स कोई और फोर्स नहीं है, वो अपने आप में विस्कस फोर्स ही है। मैंने कहा रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से एक विस्कस फोर्स, एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स पिक्चर में आता है। अब स्टोक जो साइंटिस्ट थे हमारे, स्टोक जो पर्सन थे, उन्होंने फाइंड आउट किया, उन्होंने कहा कि अगर एक बॉडी है जिसका रेडियस है r, एक बॉडी है जिसका रेडियस है r, और वो बॉडी मूव कर रही है एक मीडियम में से जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा है, वो बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगेन देख लीजिए कि स्टोक्स कहते हैं कि एक बॉडी है भाई जिसका रेडियस r है, जिस मीडियम से वो मूव कर रही है उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा है, और v वेलोसिटी से वो बॉडी जो है वो मूवमेंट में है। तो जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, या मैं यूं कहूं जो विस्कस फोर्स उस बॉडी पर लगता है, वो होता है 6 पाई मीटा rv। ये एक्सप्रेशन, ये f का एक्सप्रेशन, विस्कस फोर्स का एक्सप्रेशन, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो हमें स्टोक्स ने दिया है, और इस फोर्स के फॉर्मूले को F = 6 पाई मीटा rv को स्टोक्स लॉ, स्टोक्स फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां से इस फॉर्मूले से एक चीज तो बहुत क्लियर है कि जो ये बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है या ये जो विस्कस फोर्स है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। ये जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है या विस्कस फोर्स जो है हमारा, वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। फॉर्मूले से पता चल रहा है, इट डिपेंड ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम नीटा। हम पढ़ चुके हैं नीटा इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम।
It depend upon the radius of body, small r. It depend upon the radius of body and the velocity of body v. यहाँ से क्लियर है कि जो हमारा बैकवर्ड फोर्स है वो नीटा पर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, रेडियस ऑफ बॉडी पर और वेलोसिटी ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है। जो कोफिशिएंट विस्कोसिटी का है उस मीडियम का, जो रेडियस है उस बॉडी का, जो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो बॉडी मूव कर रही है, इन तीन चीजों पर जो हमारा बैकवर्ड फोर्स है वो डिपेंडेंट है। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे भाई? जो स्टोक्स लॉ है उसका प्रूफ जो है वो जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं वेरियस क्वांटिटी के। अब डायमेंशनल फॉर्मूलाज हमने बहुत सारे पढ़े हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, वी हैव स्टडीड अबाउट वेलोसिटी, प्रेशर, मोमेंटम, स्ट्रेन, स्ट्रेस। अभी तक जितने भी मैंने फॉर्मूले करवाए हैं मैंने हर एक के बारे में आपको डायमेंशनल फॉर्मूला की मैंने बात की है। वी हैव टॉक्ड अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूलाज। नाउ आगे देखते हैं भाई यहाँ पर कैसे डायमेंशनल फॉर्मूले का मेथड का यूज करके हम लोग प्रूफ करेंगे स्टोक्स लॉ को। यहाँ पर देखिए, सपोज मैंने यहाँ पर एफ लिया है, जो मेरा एफ है वो के मीटर रेज़ टू पावर ए, वी रेज़ टू पावर बी एंड आर रेज़ टू पावर सी है। यहाँ पर मीटर हमारा वही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वी मेरा वेलोसिटी है, आर मेरा रेडियस है और के मेरा एक कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, कांस्टेंट विच इज हैविंग नो डायमेंशन और अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब यहाँ पर अगर मैं हर क्वांटिटी का डायमेंशन इंपोज करती हूँ, फोर्स का डायमेंशन एज वी ऑल नो इज नथिंग बट ml की पावर -2, द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी और द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नथिंग बट ml -1 t -1। यहाँ पर पावर a है तो a पावर आ जाएगी, v रेज़ टू पावर b यानी l t की पावर -1 रेज़ टू पावर b एंड r रेज़ टू पावर c यानी कि l रेज़ टू पावर c। अब k का कोई फॉर्मूला नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, कोई नीड नहीं है उसको यहाँ पर लेने की। जब हम लोग हर क्वांटिटी का यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला ही पुट कर रहे हैं तो कोई नीड नहीं है उसको यहाँ पर आपको इम्पोज करने की या फिर लेने की, यहाँ पर लेने की कोई नीड नहीं है उस चीज को। अब हम लोग क्या करेंगे भाई? हम लोग कंपैरिजन करेंगे दोनों साइड पावर्स का कि यहाँ पर m की कितनी पावर है, यहाँ कितनी है, यहाँ l की कितनी पावर है, यहाँ कितनी है, यहाँ t की कितनी पावर है, यहाँ कितनी है। ये क्या है? ml t -2। इधर अगर मैं देखूँ तो ये बन जाएगा m की पावर a, l की पावर -a प्लस b प्लस c। मैंने कुछ नहीं किया, l की सारी पावर्स को इकट्ठा कर लिया। जैसे यहाँ l की पावर -1 रेज़ टू पावर a है तो l की पावर -a, l की पावर b, l की पावर c, तो ये क्या बन गया? l की पावर -a प्लस b प्लस c। एंड सिमिलरली द पावर ऑफ t बिकम इक्वल टू t रेज़ टू पावर -a -b। ये मेरा बन चुका है भाई पूरा कि ml t की पावर -2 जो है मेरा वो बराबर है m रेज़ टू पावर a, l रेज़ टू पावर -a प्लस b प्लस c एंड t रेज़ टू पावर -a -b। ये बन चुका है मेरा जो कंप्लीट पावर्स हैं। अब पावर की कंपैरिजन शुरू करते हैं। यहाँ m की पावर क्या है? 1 है ना, 1 है। बहुत अंडरस्टूड सी बात है, m के ऊपर मैंने कुछ शो नहीं किया, यानी हमारे पास m की पावर 1 है, l की पावर भी 1 है। m की पावर्स को कंपेयर कीजिए, a कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। m की पावर्स को अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो a मेरा 1 हो जाएगा, l की पावर्स को मैं कंपेयर करती हूँ तो बन जाएगा -a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1। और अगर मैं t की पावर्स को कंपेयर करूँ तो दिस विल बिकम -a - b इज इक्वल टू -2। मेरे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू 1, -a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1 एंड द लास्ट वन इज -a - b इज इक्वल टू -2। तो ये मेरा बनने वाला है यहाँ पर। अब सॉल्व करना में इसको बहुत इजी है, सॉल्व करना बहुत इजी है, डायरेक्ट जो सिंपल सी मैथमेटिक्स है उसका हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। 3 इक्वेशन हम लोगों की बन चुकी है यहाँ पर।
3 इक्वेशन हम लोगों की यहाँ पर बन चुकी हैं। आगे चलते हैं, लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट टर्म। अब अगर मैं यहाँ पर सिंपल मैथ का यूज करती हूँ, ए मेरा 1 है, ये वही 3 इक्वेशन है जो आई थी, यहाँ पर मैंने फर्दर आपके लिए एक्सप्लेन किया है। ए मेरा 1 है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी मेरा 1 है, और माइनस ए माइनस बी जो है मेरा वो -2 है। अब क्योंकि माइनस ए माइनस बी -2 है और ए मेरा 1 है, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगी तो ये बन जाएगा -1 माइनस बी इज इक्वल टू -2, दैट बिकम्स इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू -2 प्लस 1, माइनस बी इज इक्वल टू -1, एंड बी द वैल्यू ऑफ बी ऑल्सो बिकम इक्वल टू 1। मैंने कुछ नहीं किया, इस ए की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट किया है, इस ए की वैल्यू को मैंने इस एक्सप्रेशन में, जो लास्ट थर्ड एक्सप्रेशन है ए बी वाला, जो रिलेशन है ए बी का रिलेशन है, मैंने वहां पर इसे पुट किया है। तो जब मैं इसे पुट करती हूँ तो यहाँ से मेरी वैल्यू आती है बी की 1। अब क्योंकि माइनस ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 1 है, तो यहाँ पर अगर मेरा जो ए है वो 1 है, बी भी मेरा 1 है, सी की वैल्यू बहुत आसानी से 1 आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि मेरे जो तीनों जो मैंने टर्म्स यहाँ पे ली थी, ए बी और सी, तीन मैंने यहाँ पर जो आपके लिए टर्म्स लिए थे, पावर्स जो मैंने ली थी, वो क्या बन गई, वो क्या बन गई आपकी, कि ए भी 1 है, बी भी 1 है और सी भी 1 है। कुछ नहीं करना, इस एक्सप्रेशन में जो था के नीटा रेज़ टू पावर ए, वी रेज़ टू पावर सी बी एंड आर रेज़ टू पावर सी में हमें इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है। यानी नीट ए भी मेरा 1 है, बी भी मेरा 1 है, सी भी मेरा 1 है, तो मेरा एफ क्या बनने वाला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, एफ बिकम्स इक्वल टू k neta vr, k neta vr, and this constant is found out to be 6 pi। जो इस कांस्टेंट की वैल्यू आई थी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो इस कांस्टेंट की वैल्यू आई, k की वैल्यू आई, वो 6 पाई आई। तो हमारे फोर्स की वैल्यू क्या बन गई, 6 पाई मीटा आर वी बन गई। और यही चीज तो स्टोक्स, जब मैंने भी लिखवाया था कि स्टोक ने क्या एक्सप्रेशन दिया था विस्कस फोर्स का, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स का, स्टोक ने क्या एक्सप्रेशन दिया था, यही तो दिया था। स्टोक ने बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स का जो एक्सप्रेशन था वो क्या दिया था, 6 पाई मीटा आर वी तो दिया था। तो जो हमने यहाँ सीखा भाई कि स्टोक्स लॉ क्या है, और स्टोक्स लॉ का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, और कैसे डायमेंशनल मेथड का, इसको डायमेंशनल मेथड भी कहा जाता है, कि हमने हर एक क्वांटिटी की जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं उनको पुट कर दिया और इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। सो दिस method, this typical method, this very simple method is also known as the dimensional formula method. So in today's video we have studied about the Stokes law. We are going to continue the next topic from the next video. With this, be able with videos. Don't waste your time. Study hard. Thank you.